नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कक्षा में। प्रिय विद्यार्थियों, सांख्यिकी बहुवचन और एकवचन के रूप में हमने कल उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। उसी से आगे बढ़ते हुए सांख्यिकी बहुवचन और एकवचन के रूप में, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस, यानी जब तथ्यों को संख्या में मापने या व्यक्त करना, अर्थात किसी समस्या को संख्या में प्रस्तुतिकरण ही सांख्यिकी है, यह हम जानते हैं। या हम स्पष्ट अर्थ के रूप में अगर कहें कि किसी भी तथ्य को संख्या में मापना या व्यक्त करना, यानी किसी समस्या को संख्या में प्रस्तुतिकरण करना, वह सांख्यिकी है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स का एक अर्थ में प्रयोग है जिसे उचित रूप से समंक यानी डाटा कहा जा सकता है, और विषय के रूप में स्टैटिस्टिक्स शब्द का अर्थ सांख्यिकी रीतियों यानी स्टैटिस्टिकल मेथड से है। यानी जब बहुवचन के रूप में होता है, बहुवचन जैसा हम जानते हैं प्लूरल के रूप में, यानी एक से अधिक, बहुवचन का मतलब एक से अधिक होते हैं। तो जो समंक होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। तो जब संख्या के रूप में हम किसी समस्या को प्रस्तुतिकरण संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो सांख्यिकी है। तो उस समय इसको एक डाटा यानी समंक कहा जा सकता है। लेकिन एक विषय के रूप में सांख्यिकी शब्द का जो अर्थ है वो सांख्यिकीय रीतियों से है, यानी स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जैसा हमने कल पढ़ा था, कल आपके ध्यान में आया होगा कि गणितज्ञों ने महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रतिपादन किया, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कार्डनों की प्रतिचयन विधि, जेम्स बर्नौली का न्यूनतम वर्ग रीति। ये सब जो है कार्ल पियर्सन, गॉल्टन, चार्लियर, गॉस और लाप्लास आदि ने न्यूनतम वर्ग रीति जो है, इन सब ने विभिन्न सांख्यिकी विधियों का विकास किया। तो अब जो है वो स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो प्रयोग है समंकों के रूप में कम और सांख्यिकी विधियों के रूप में अधिक होने लगा है। तो यानी सांख्यिकी का जो अर्थ है वो बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में, और एकवचन यानी सांख्यिकी विधियों के रूप में। जब समंकों के रूप में अध्ययन किया जाता है तो वो बहुवचन के अर्थ कहलाता है, यानी प्लूरल सेंस में कहलाता है। और जब सांख्यिकी विधियों यानी एक विषय के रूप में, रीतियों के रूप में जब सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है तो वो एकवचन यानी सिंगुलर सेंस में कहलाता है। तो समंकों के रूप में यानी बहुवचन अर्थात समंकों के रूप में, समंकों से आशय वर्गीकृत तथ्यों से होता है जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे जन्म मरण के समंक, जनसंख्या समंक, आय व्यय के समंक। ये संख्या में अधिक होते हैं, इसलिए सांख्यिकी के इस अर्थ को बहुवचन के रूप में लिया जाता है। एक वचन के रूप में कि सांख्यिकी विधियों के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय ऐसी विधि से है जिसमें समंकों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा, विश्लेषण एनालिसिस ऑफ डाटा, और निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्रियाओं पर विधिवत अध्ययन किया जाता है। इसमें सांख्यिकी एक वचन के रूप में लिया जाता है। हम दोनों अर्थों को बहुवचन के रूप में अलग से पढ़ेंगे और एक वचन के रूप में अलग से पढ़ेंगे। बहुवचन के रूप में इसके अलग यानी समंकों के रूप में पढ़ा जाता है सांख्यिकी को, और अगर सांख्यिकी को विधियों के रूप में पढ़ा जाता है तो वो एक वचन रूप कहलाता है। तो दोनों ही अर्थों में इसका अध्ययन किया जाएगा, और उसमें हम सबसे पहले जो लेते हैं बहुवचन यानी प्लूरल अर्थात समंकों के रूप में, स्टैटिस्टिक्स एज ए डाटास। तो डॉक्टर ए एल बावले ने जो इसकी परिभाषा दी है
बहुवचन यानी समंकों के रूप में, कि किसी अनुसंधान से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण ही समंक कहलाते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाता है। स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो डॉक्टर ए.एल. बाउले ने ये जो परिभाषा दी है कि किसी अनुसंधान से संबंधित तथ्यों के संख्यात्मक विवरण ही समंक कहलाते हैं और उन्हें एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी कोई भी समस्या है, कोई भी अनुसंधान है, उससे संबंधित तथ्य अगर संख्यात्मक विवरण, तथ्यों के संख्यात्मक विवरण ही समंक कहलाते हैं इस परिभाषा के अनुसार, और उन्हें एक दूसरे से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाता है। इस परिभाषा की एक जो कमी, सबसे बड़ी कमी है कि यह इसमें केवल तुलना योग्य समंकों को ही समंक माना जाता है। तुलना योग्य समंक यानी जिनको संख्यात्मक विवरण समंक है और एक दूसरे से संबंधित करके, संबंधित करने का मतलब तुलना करना, तो तुलना करना ही कि जो तुलना योग्य है उनको ही जो है समंक माना गया है। समंकों के प्राथमिक गुणों के बारे में यह परिभाषा स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करती है। एक और परिभाषा लेते हैं हम कि यूल और कैंडाल के शब्दों में समंकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंकों से अभिप्राय उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। यह परिभाषा भी कुछ सीमित कारणों से संख्यात्मक तथ्यों के प्रभावित होने की बात कहती है, यानी कि कुछ अन्य आवश्यक कारण भी रह जाते हैं। इसकी जो समंकों की एक उपयुक्त जो परिभाषा है, वह उपयुक्त परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है। तथ्यों के उन समूहों को समंक कहते हैं जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता के स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित कर्मानुसार संग्रहित किया जाता है तथा एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। यह जो परिभाषा है, एक आदर्श परिभाषा जो है, वो कह सकते हैं हम समंकों की एक उपयुक्त परिभाषा जिसे कहा जा सकता है। अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो बाय स्टैटिक्स वी मीन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by a multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to a reasonable standard of accuracy, collected in systematic manner for a determined purpose and placed in relation to each other। तो ये जो परिभाषा है वह एक आदर्श परिभाषा है जिसके अंतर्गत तथ्यों का एक समूह, जिनको हम समंक कहते हैं, कि जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिनकी गणना या अनुमान यथोचित परिशुद्धता के स्तर तक की जाती है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए व्यवस्थित कर्मानुसार संग्रहित किया जाता है और एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें हम समंक कहते हैं। तो ये जो बहुवचन के रूप में जो परिभाषा दी गई है वो समंकों के रूप में ही दी गई है। सांख्यिकी को एक समंक के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये परिभाषा जो है समंकों की जो है सारी विशेषताओं को जो है संग्रहित करती है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, ध्यान रखें, याद रखें। अब हम जो है समंकों की कुछ जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं लेते हैं कि सबसे पहली जो विशेषता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा,
यानी सामूहिक रूप में प्रस्तुत। समंकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि वे सामूहिक रूप में व्यक्त किए जाने चाहिए, यानी प्रेजेंटेशन इन ग्रुपिंग, यानी कोई भी अकेली संख्या समंक नहीं बन सकती। समंक जो है वो सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा है पर्याप्त सीमा तक विभिन्न कारणों से प्रभावित। सामान्यतः सभी संख्यात्मक तथ्य जिन्हें समंक कहा जाता है वो पर्याप्त सीमा तक विभिन्न कारणों से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, जैसे जनसंख्या समंक है जन्म और मृत्यु से तथा भौगोलिक स्थिति के जो आंकड़े हैं वो मौसम, पहाड़, नदी, सूर्य और अन्य भौतिक दशाओं से प्रभावित होते हैं। तो जो समंक होते हैं वो पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है समंकों की। तीसरा है संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत। जैसा कि आप जानते हैं किन्हीं भी तथ्यों को दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक गुणात्मक रूप, जो केवल गुणात्मक रूप जिसमें गुण प्रदर्शित होता है इन एट्रीब्यूट्स फॉर्म्स, जैसे शिक्षित, अशिक्षित, रोजगार, बेरोजगार, ये एक गुण है। शिक्षित है, अशिक्षित है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित, ये एक गुण हो गया। रोजगार में है या रोजगार में नहीं है, बेरोजगार है, ये। दूसरा है संख्यात्मक रूप में। पहला गुणात्मक रूप आपका, दूसरा संख्यात्मक रूप में। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये प्रतिदिन। यहाँ संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत जो तथ्य होते हैं वही समंक कहलाते हैं। तो एक स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें कि जिन तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो ही तथ्य समंक कहलाते हैं। तो समंकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उनका संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। ये एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है कि संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण गणना और अनुमान पर आधारित होता है। यानी एक सीमित क्षेत्र में, जैसे हम सोचते हैं कि अनुसंधान का क्षेत्र अगर सीमित है तो संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण गणन द्वारा भी संभव हो सकता है। यानी जो संख्यात्मक तथ्य हैं उनको एकत्रित करने के लिए हम, यानी अनुसंधानकर्ता खुद जो है गणन द्वारा भी उनको एकत्रित कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का लंबाई या वजन को मापा जा सकता है, परंतु यदि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो ये अनुमान पर आधारित होते हैं। यानी एक एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। तो समंकों की एक महत्वपूर्ण ये विशेषता है कि तथ्यों का जो संग्रहण है वो गणना द्वारा एक एक को काउंट करके भी किया जा सकता है, और अगर अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है, बड़ा है, तो फिर उसका एक अनुमानित या अनुमान भी लगाया जा सकता है। समंक एकत्रित करने के लिए अनुमान भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अनुमानों के आधार पर भी समंक एकत्रित किए जा सकते हैं। जैसे एक मेले में एकत्रित जन समुदाय की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है, एक एक को गिना नहीं जा सकता। तो मेले का जो है, मेले में अगर कितने व्यक्ति पहुंचे हैं, जन समुदाय कितना है, उसकी अगर संख्या को हम कैसे व्यक्त करें, अनुमान के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। पांचवी है यथोचित परिशुद्धता के अनुसार समंकों का संग्रहण। समंक जो एकत्रित किए जाते हैं उनमें शुद्धता नहीं हो तो हमारे रिजल्ट्स, यानी जो हम अनुसंधान कर रहे हैं वह अनुसंधान हमारा, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक हो प्रयास हो उनमें यथोचित मात्रता की परिशुद्धता ही पर्याप्त है। परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी होना जरूरी है। कितनी शुद्धता आवश्यक है ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कि जैसे निर्यात की जाने वाली चीनी का वजन लेते समय किलोग्राम को छोड़ा जा सकता है, जबकि एक ग्राहक द्वारा सोना खरीदते समय कुछ ग्राम को भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो सोना और चीनी, निर्यात के समय चीनी अगर लिया जाए तो कुछ किलो को जोड़ा जा सकता है,
लेकिन अगर सोना खरीदते समय हम कुछ ग्राम को भी नहीं छोड़ सकते, तो यानी यहाँ पर हमें यथोचित परिशुद्धता जो है उसके अनुसार समंकों का संग्रहण करना होता है। समंकों का सुव्यवस्थित संकलन, यह भी एक विशेषता है कि सुव्यवस्थित रूप में संकलित आंकड़े ही समंक कहलाते हैं। समंक संकलन की विभिन्न रीतियां जो है आगे पढ़ेंगे हम, उनमें अनुसंधान की प्रकृति के अनुसार सर्वोत्तम रीति को अपना करके संख्यात्मक तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाना चाहिए। अगली जो विशेषता है कि पूर्व निश्चित स्पष्ट उद्देश्य का होना। किसी भी अनुसंधान का कार्य क्षेत्र, समय, उद्देश्य, पारिभाषिक शब्द, परिकल्पना आदि का पूर्व निर्धारण होना चाहिए और समंकों के संकलन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य विहीन आंकड़े समंक नहीं होते हैं। तो पूर्व निश्चित स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और परस्पर तुलना योग्य रूप में प्रस्तुतिकरण। वस्तुतः अतुलनीय तथ्य केवल संख्याएं होती है, समंक नहीं होती है। यानी समंकों को एक दूसरे से संबंधित करके परस्पर तुलना योग्य रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसके लिए समंकों में सहजातीयता, एक रूपता का होना नितांत आवश्यक है। तो समंकों की ये जो परिभाषाएं, विशेषताएं हमने देखी है, उनके आधार पर हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि समंकों में सहजातीयता, तुलनीयता और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण के गुण, सहजातीयता यानी होमोजेनिटी, तुलनीयता कॉम्पैरेटिविटी और संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल रूप में प्रस्तुतिकरण का गुण आवश्यक है, रूप से विद्यमान होना चाहिए। अगर इसमें तीन गुणों में से किसी भी एक गुण का अभाव अगर हो जाता है तो कोई भी तथ्य समंक नहीं कहलाएगा। तो समंक की परिभाषा में शामिल होने के लिए जो तीन गुण है, सहजातीयता, तुलनीयता और संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण, ये तीनों गुणों का होना आवश्यक है। अगर किसी एक भी गुण का अगर अभाव होता है तो वो समंक नहीं माने जाते हैं। धन्यवाद।